नेपाल में हिंसा के बाद पहली बार सामने आए केपी शर्मा ओली। जिस बात का डर था वही बात ओली दोहरा रहे हैं। शायद केपी शर्मा ओली चाहते हैं कि नेपाल में एंटी इंडिया मूवमेंट शुरू हो, जिससे नेपाल के लोग भारत से नफरत करें, माहौल और ज्यादा खराब हो। और मैं आपको पूरे विस्तार से आगे इस वीडियो में समझाऊंगी कि ओली भारत के खिलाफ क्या साजिश रच रहे हैं, और साथ ही इस विषय पर भी चर्चा करूंगी कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने मंत्री, संतरी, आईटी सेल सभी को बस एक ही हिदायत दी है कि नेपाल के मौजूदा हालात पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। अगर जरूरी है तो नड्डा से अनुमति लें। आखिर बीजेपी ने ऐसा फरमान क्यों दिया है अपने नेताओं को, इस विषय पर भी आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वैसे जिस तरह का बड़बोलापन करते हैं, कल ही अपने वीडियो में मैंने ये कहा भी था, तब तक इस तरह के कोई बयान सामने नहीं आए थे, पर कहा था कि बिल्कुल सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत सोच समझ के कुछ अपने मुंह से बोलिएगा, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, बहुत कुछ नुकसान भारत के लिए हो जाएगा अगर इनके जो नेता हैं वो ऊट पटांग बयानबाजी करने लगे। और देखिए उस बीच में यही हुआ, बोल दिया इन लोगों ने। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नेपाल के मौजूदा हालात पर केपी शर्मा ओली ने पहली बार जेनजी विरोध प्रदर्शनों में शामिल युवाओं को संबोधित किया है। और संबोधित करते हुए ओली ने दावा किया कि वो शिवपुरी में एक सुरक्षित सैन्य घेरे में इस वक्त हैं। लेकिन इससे पहले आशंका जताई जा रही थी कि ओली देश छोड़कर भाग चुके हैं। दुबई जाने की भी अटकलें इसमें बहुत जोरों से चल रही थी। ओली ने एक लिखित संदेश के माध्यम से नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों पर दुख जताया है और ओली ने लोगों से शांति की अपील की है। सभी पक्षों से बातचीत का आह्वान भी किया है। नेपाल में रविवार को शुरू हुई हिंसा में अब तक 30 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और केपी शर्मा ओली ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की गोलीबारी में अपनी जान गंवाने वाले युवाओं को श्रद्धांजलि दी। और इस दौरान ओली ने इमोशनल कार्ड भी खेला और इमोशनल कार्ड खेलते हुए खुद का कोई बच्चा, खुद का कोई औलाद ना होने का भी जिक्र किया। ओली ने कहा कि परिवर्तन की लड़ाई में राज्य द्वारा दी गई कठिनाइयों के कारण मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन पिता बनने की इच्छा कभी नहीं मरी। ओली ने 1994 में गृहमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को याद किया और ओली ने इस बात पर भी जोर दिया कि उनके प्रशासन में कोई गोली नहीं चलाई गई और शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का जिक्र किया। वहीं एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केपी शर्मा ओली ने अपनी पार्टी के ही महासचिव को एक पत्र भेजा और इसमें ओली ने भारत के खिलाफ, जी हाँ गौर से सुनिए, भारत के खिलाफ बातें की। ओली ने कहा कि अगर मैंने लिपुलेख पर सवाल नहीं उठाया होता तो वो पद पर बने रहते। ओली ने यह भी कहा कि संवेदनशील मुद्दों पर भारत को चुनौती देने की हिम्मत मैंने दिखाई थी और उसका नतीजा ये है आज। ओली लिखते हुए यही नहीं रुके, ओली ने आगे आरोप लगाया कि अयोध्या और भगवान राम पर उनके रुख की वजह से उन्हें राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी। ओली ने यह भी कहा कि मैंने अयोध्या में राम के जन्म का विरोध करने के कारण अपनी सत्ता खो दी। और केपी शर्मा ओली ने आगे बताया कि वो अभी नेपाली सेना की सुरक्षा में शिवपुरी बैरक में रुके हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर बीजेपी ने अपने नेताओं को आखिर नेपाल के मौजूदा हालात पर चुप रहने के लिए क्यों कहा है। भाई देखो, सबसे पहले हुआ ये कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पड़ोसी देश की वर्तमान स्थिति के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अगर नेपाल भारत का हिस्सा होता तो वो शांति और खुशहाली वहां पर होती। मतलब हद है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, मतलब दुनिया में कुछ भी हो, सबके लिए कांग्रेस या नेहरू ही जिम्मेदार है। खैर बीजेपी पिछले 10-11 साल में नेहरू और कांग्रेस की माला जाप करती आ रही है, लेकिन अब बीजेपी के बड़बोले नेताओं को साफ निर्देश दे दिया गया है कि भैया कम से कम नेपाल के मुद्दे पर ना अपना मुंह बंद रखो। अगर जरूरी है तो पहले आपको जेपी नड्डा से अनुमति लेनी होगी और उसके बाद ही कुछ बोलो। एक भाजपा नेता ने तो द प्रिंट को बताया कि निर्देशों में कहा गया है कि हमारे किसी भी केंद्रीय मंत्री, सांसद, नेता, पदाधिकारी या प्रवक्ता सोशल मीडिया हैंडल पर
नेपाल के घटनाक्रम का जिक्र या टिप्पणी नहीं करेंगे। और ये एक सख्त निर्देश है जिसका पालन किया जाना जरूरी है। और इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी टिप्पणी करने से पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों को उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली से सटे सीमावर्ती राज्यों में अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं बुधवार को सम्राट चौधरी नेपाल के बारे में अपनी टिप्पणी के लिए विवादों में घिर गए थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा था, सब कांग्रेस की गलती है। अराजकता इसलिए है कि कांग्रेस ने इन देशों को अलग कर दिया था। अगर नेपाल आज भारत का हिस्सा होता तो नेपाल में शांति और खुशहाली होती। अब एक भाजपा सांसद ने द प्रिंट को बताया कि ये निर्देश महत्वपूर्ण हैं क्योंकि नेपाल एक संवेदनशील मुद्दा है और इस तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। देखिए, वो इस बात को रियलाइज कर रहे हैं। नेपाल में आर्थिक असमानता और भ्रष्टाचार को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं और जिसका अंत मंगलवार को केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के साथ हुआ। काठमांडू में अब अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा हुआ है और एक बयान में भारत ने कहा है कि हम नेपाल के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहे हैं और कई युवाओं की जान जाने से हम बहुत दुखी हैं। बयान में आगे कहा गया है कि एक करीबी मित्र और पड़ोसी के रूप में हम आशा करते हैं कि सभी संबंधित पक्ष संयम बरतेंगे और शांतिपूर्ण तरीके और बातचीत के माध्यम से किसी भी मुद्दे का समाधान करेंगे। वहीं अब नेपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि नेपाल में जब से हिंसा भड़की है उसके बाद से बस एक ही सवाल चारों तरफ घूम रहा है कि अंतरिम सरकार का मुखिया आखिर कौन होगा, किसके नाम पर सहमति बनेगी। और इसी बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक जेनजी आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव रमन कुमार कर्ण ने कहा कि यह प्रस्ताव उन्हें प्रदर्शनकारियों ने बातचीत के दौरान दिया। और इसी बीच जेनजी आंदोलन में युवाओं के बीच मशहूर लोकप्रिय रैपर और काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया है। बालेन शाह ने अपने एक एक्स पोस्ट में लिखा है, अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए आप लोगों ने यानी आंदोलनकारी युवाओं ने जो नाम दिया है वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का है और उसे मैं पूरा समर्थन देता हूं। सुशीला कार्की ने इस बारे में भारतीय टीवी चैनल CNN न्यूज 18 से बात करते हुए एक इंटरव्यू में सुशीला कार्की से जब भारत से जुड़ाव के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने BHU में पढ़ाई की है, वहाँ की बहुत सी यादें हैं। मैं अपने शिक्षकों दोस्तों को आज भी बहुत याद करती हूँ। गंगा नदी, उसके किनारे हॉस्टल और गर्मियों की रातों में छत पर बैठकर बहती गंगा को निहारना मुझे आज भी याद है। सुशीला कार्की ने यह भी बताया कि वो विराटनगर की रहने वाली हैं जो भारत की सीमा से काफ़ी नज़दीक है। उन्होंने कहा कि मेरे घर से बॉर्डर केवल लगभग 25 मील की दूरी पर है। मैं नियमित रूप से बॉर्डर मार्केट जाया करती थी। मैं हिंदी बोल सकती हूँ, उतनी अच्छी नहीं लेकिन हाँ बोल सकती हूँ। और भारत से उम्मीदों पर उन्होंने कहा, भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत पुराने हैं, सरकारें अलग अलग हो सकती हैं लेकिन जनता का जो रिश्ता है वो बहुत गहरा है। मेरे बहुत से रिश्तेदार और परिचित भारत में हैं। अगर उन्हें कुछ होता है तो हमें भी आंसू आते हैं। हमारे बीच एक गहरी आत्मीयता और प्रेम है। भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की है। हम बेहद करीबी हैं। और हाँ, जैसे रसोई में बर्तन एक साथ हों तो कभी कभी आवाज़ होती है, वैसे ही छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं लेकिन रिश्ता हमारा मजबूत है। आपको बता दें कि सुशीला कार्की के साथ ही इस आंदोलन में काठमांडू के मेयर बालेन शाह, जो अब उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका नाम भी सुर्खियों में रहा है। बालेन शाह मई 2022 में जब पहली बार नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बने तो ये सबके लिए बेहद ही चौंकाने वाली खबर थी। बालेन शाह ने नेपाली कांग्रेस की सृजना सिंह को हराया था। नेपाल में जब जेनजी का आंदोलन शुरू हुआ तो सोशल मीडिया पर लोग बालेन शाह से अपील कर रहे थे कि वो मेयर के पद से इस्तीफा देकर देश का नेतृत्व करें। अब महज 35 साल के बालेन शाह नेपाल में जेनजी के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे लेकिन
वो सड़क पर नहीं उतरे। हालांकि नेपाल के राष्ट्रपति या सेनाध्यक्ष की तरफ से अंतरिम सरकार के गठन और उसके नेतृत्व के बारे में कोई बयान सामने नहीं आया है। कार्की ने कहा, मेरा पहला ध्यान उन लड़कों और लड़कियों पर होगा जो आंदोलन में मारे गए। हमें उनके लिए और उनके परिवारों के लिए कुछ करना होगा जो गहरे दुख में हैं। वहीं सुशीला कार्की ने स्पष्ट किया कि आंदोलन की पहली मांग प्रधानमंत्री का इस्तीफा थी, जो पूरी हो गई है। अब अगली मांग देश से भ्रष्टाचार हटाने की है और उनके शब्दों में बाकी ये सब मांगे तभी पूरी हो सकती हैं जब सरकार बनेगी। तो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को नेपाल के विराटनगर में हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 1972 में विराटनगर से ग्रेजुएशन की, 1975 में फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU से राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की और 1978 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ये भी बताती है कि 1979 में उन्होंने विराटनगर में वकालत की शुरुआत की और इसी दौरान 1985 में धरान के महेंद्र मल्टीपल कैंपस में वो सहायक अध्यापिका के रूप में भी कार्यरत रहीं। सुशीला कार्की की न्यायिक यात्रा का अहम पड़ाव 2009 में आया, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 2010 में वो स्थायी न्यायाधीश बनी। 2016 में कुछ समय के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहीं और 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद संभाला। सुशीला कार्की के सख्त रवैये के कारण विरोध का सामना भी करना पड़ा। अप्रैल 2017 में उस समय की सरकार ने संसद में सुशीला कार्की के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी रखा था। आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पक्षपात किया और सरकार के काम में दखल दिया। प्रस्ताव आने के बाद जांच पूरी होने तक सुशीला कार्की को मुख्य न्यायाधीश के पद से निलंबित कर दिया गया था और इस दौरान जनता ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के समर्थन में आवाज उठाई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने संसद को आगे की कार्रवाई से रोक दिया। बढ़ते दबाव के बीच कुछ ही हफ्तों में संसद को प्रस्ताव वापस लेना पड़ा था और इस घटना से सुशीला कार्की की पहचान एक ऐसी न्यायाधीश के रूप में बनी जो सत्ता के दबाव में नहीं झुकती। ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और हाँ, मीडिया संगठनों तक भी ये पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि एक खबर जो वहाँ से आई, वहाँ का एक बेहद ही प्रतिष्ठित न्यूज़ नेटवर्क, उसको इन आंदोलनकारियों ने कैसे आग के हवाले कर दिया, उसकी खबर, उसकी तस्वीर इस वक्त बेहद ज़ोरों से वायरल हो रही है। तो सोचिए, न्यूज़ नेटवर्क के लिए भी गुस्सा कितना ज़्यादा था इन आंदोलनकारियों का। सत्यमेव जयते।